हेलो गाइस, कैसे हैं आप। वेलकम टू माय चैनल हिस्ट्री विथ मिस्ट्री। और जैसा कि आप जानते हैं कि जो मेरा प्रीवियस वीडियो था, जो मेरा प्रीवियस लेक्चर था, वह राइज ऑफ नेशनलिज्म के ऊपर था, जिसके अंतर्गत मैंने बताने की कोशिश किया था कि जो नेशनलिज्म है वो लोगों के अंतर्गत ये फीलिंग कैसे आया एक नेशन स्टेट बनाने का। कहाँ पे? फ्रांस के अंतर्गत। और फ्रांस जो है पहली बार रिपब्लिक कब बना। अब हम आज लोग इस चैप्टर को कंटिन्यू करेंगे और आज मैं बताने जा रहा हूं, लेकिन बताने से पहले मैं गाइस आपको बताना चाहता हूं कि अगर मेरे वीडियो से अगर थोड़ा बहुत भी आपको लाभ हो रहा है तो मेरे वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो इस चैप्टर को हम लोग आगे बढ़ाते हैं, द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप, और आगे पढ़ते हैं। और आगे का जो सब टॉपिक है वो है एरिस्टोक्रेसी। एरिस्टोक्रेसी। अब सवाल आता है कि फ्रांस के अंदर एरिस्टोक्रेसी था, तो सवाल आता है कि एरिस्टोक्रेसी का मतलब क्या है। तो मैं बताना चाहता हूं, ऐसा देश, ऐसा कंट्री जहां पे राजा का हुकूमत हो और साथ ही साथ वहां पे बड़े बड़े जो जमीन के जो मालिक हैं, सामंत, बड़े बड़े कुलीन, उन लोगों को भी विशेष अधिकार प्राप्त हो, ऐसे देश को एरिस्टोक्रेसी कहा जाता है। एग्जाम्पल के रूप में फ्रांस के अंतर्गत एरिस्टोक्रेसी था, जहां पे राजा के अलावा बड़े बड़े सामंत को और कुलीन को विशेष प्रिविलेज प्राप्त था, विशेष अधिकार प्राप्त था। और ये छोटे छोटे जगहों पे ये लोग किसानों से टैक्स वसूलते थे और राजा उन्हें कई सारे टैक्स से इनको आज़ाद किया हुआ था। तो हम जानने की कोशिश करेंगे कि फ्रांस के अंतर्गत एरिस्टोक्रेसी की क्या विशेषता थी, क्या इन लोगों का स्टेटस था। नंबर 1, लैंड। फ्रांस के अंतर्गत आउट ऑफ 19%, 90% में से लगभग 60% पर जो भूमि था उस पे एरिस्टोक्रेसी का कब्जा था। यानी कि 60% जो भूमि था फ्रांस के अंतर्गत उस पे बड़े बड़े नोबेल्स, बड़े बड़े जागीरदार, बड़े बड़े सामंत, उनका कब्जा था और वे लोग उसके ऊपर किसानों से खेती कराते थे। नंबर 2, माइनॉरिटी एंड रिच क्लास। जो दूसरा जो एरिस्टोक्रेसी की जो वहाँ पे इनका विशेषता ये था कि ये लोग माइनॉरिटी में थे, इनकी तादाद बहुत कम थी, लेकिन ये काफ़ी पैसे में काफ़ी ऊंचे ओहदे पे थे, काफ़ी धनी लोग थे, काफ़ी रिच लोग थे। कहाँ पे? फ्रांस के अंतर्गत। तीसरा जो विशेषता था वे फ्रेंच बोलते थे। ये लोग फ्रेंच बोलते थे, इनका जो लैंग्वेज था वो फ्रेंच था। तो 3 हो चुका है, अब आगे बढ़ते हैं। मैरिज। अक्सर कुलीन वर्ग के लोग, सामंती लोग, ये लोग शादी अपने ही वर्ग में करते थे। ये लोग शादी तीसरे स्टेट के वर्ग में नहीं करते थे। मार्चेंट से, व्यापारी से, किसानों से, लॉयर से ये अपने बहन, बेटी और बेटों का शादी नहीं करते थे, बल्कि एक कुलीन परिवार में ही शादी रचाता था। आप समझ रहे हैं? यानी कि कुलीन परिवार में ही ये शादी रचाते थे। तो चौथा इनकी विशेषता थी कि ये मैरिज अपने ही परिवार में करते थे। नंबर 5, नंबर 5
नंबर 5 जो विशेषता ये है कि ये कुलीन लोग, ये सामंती लोग जो थर्ड स्टेट के लोग थे, उनको ये लोग गुलाम बना लिया था इनको, यानी कि वे लोग गुलाम समझते थे उसको, स्लेव। थर्ड स्टेट के लोगों को ये लोग गुलाम समझते थे, इन लोगों को, सामंत लोग। तो ये सारा एरिस्टोक्रेसी की जो है विशेषता था फ्रांस के अंतर्गत। फ्रांस में ये काफ़ी बड़े पूंजी के मालिक थे, प्रॉपर्टी के मालिक थे, लैंड इनके कब्जे में था, शादी अपने ही फैमिली में करते थे, अपने ही ख़ानदान में, अपने ही जो है वर्ग में करते थे। और ये जो थर्ड स्टेट के लोग थे उनको अपने अंडर गुलाम बना के रखा था। अब आते हैं न्यू मिडिल क्लास। न्यू मिडिल क्लास, न्यू मिडिल क्लास के ऊपर बताने से पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि इसका उभार, इसका उदय इंडस्ट्रियलाइजेशन के आने के बाद हुआ था। और मैं आपको बताना चाहता हूं कि आपके घरों में तमाम तरह के सामान बाजारों से आता है, वो सारे सामान इंडस्ट्री में तैयार होता है, ऑलमोस्ट ऑल। लेकिन 18वीं सेंचुरी से पहले दुनिया में इंडस्ट्री नहीं था। हाफ ऑफ 18वीं सेंचुरी, ठीक है, हाफ ऑफ सेकेंड हाफ ऑफ 18वीं सेंचुरी, सेकेंड हाफ ऑफ 18वीं सेंचुरी में सबसे पहले इंडस्ट्रियलाइजेशन का विकास ब्रिटेन में हुआ। और बड़े बड़े मशीन, बड़े बड़े टेक्नोलॉजी, बड़े बड़े मोटर उद्योगों में लगाए गए, प्रोडक्शन हाउस में लगाए थे। और प्रोडक्शन में अचानक रेवोल्यूशन आ गया, क्रांति आ गया। जो सामान दिन भर में हाथों से 10 तैयार होता था, मशीन आने के बाद ये 1000 तैयार होने लगा। गौर से सुनिएगा, 1000 तैयार होने लगा, जिसके चलते बड़े पैमाने पर प्रोडक्शन बढ़ गया। और बढ़ने के बाद ये लोग अपने सामानों को बाजार में बेचने लगे, दूसरे देशों में बेचने लगे। तो एक नया वर्ग उभर के आया जिसका नाम था न्यू मिडिल क्लास। और इसी न्यू मिडिल क्लास के अंतर्गत कैपिटलिस्ट क्लास का भी उभार हुआ, पूंजीपति वर्ग का भी उभार हुआ, उदय हुआ। और कहने का मतलब ये है कि ये जब न्यू मिडिल क्लास आया तो फ्रांस के अंतर्गत एक नया आंदोलन शुरू हो गया। और वो आंदोलन था इंडिविजुअल प्रॉपर्टी का अधिकार का आंदोलन। अब हम आगे पढ़ेंगे, अब आगे हम बताते हैं। व्हाट लिबरल नेशनलिज्म स्टैंड फॉर। अब देखिए, जब नया मिडिल क्लास उभर करके आया, जो एक व्यापारिक वर्ग था और वो व्यापार करना चाहता था, तो उसने एक आइडियोलॉजी था, उस आइडियोलॉजी का नाम था लिबरलिज्म। लिबरलिज्म, इस आइडियोलॉजी को उसने एक्सेप्ट किया, उस पर अपनी आस्था व्यक्त की। और ये जो लिबरलिज्म है, इस आइडियोलॉजी को कई सारे विद्वानों ने इसको आगे बढ़ाया अपने किताबों में, अपने लेखों में। और उन विद्वानों का नाम था जॉन लॉक, जिसने कहा कि संपत्ति अर्जित करना ये नेचुरल राइट है। एडम स्मिथ, उसने कहा कि लोगों को फ्री होना चाहिए,
कारोबार करने के लिए। बेंथम ने कहा। उसके बाद जेएस मिल ने भी जो है लिबरलिज्म के कॉन्सेप्ट को आगे बढ़ाया और मिडिल क्लास ने लिबरलिज्म के जो आइडियोलॉजी था उसको एक्सेप्ट कर लिया। अब सवाल आता है कि लिबरलिज्म का मतलब क्या होता है, नेशनल लिबरलिज्म का मतलब क्या होता है। तो लिबरलिज्म लैटिन वर्ड से निकला है, जिसका माने है, लैटिन वर्ड से निकला है लाइबर से, जिसका मतलब होता है फ्री। लिबरलिज्म लैटिन वर्ड से निकला है और लैटिन वर्ड ये इटली का लैंग्वेज है, जिसका माने होता है फ्री, यानी हर चीज से आजादी। अब आगे बढ़ते हैं कि लिबरलिज्म जो है किन किन चीजों के ऊपर फोकस करता है। तो नंबर वन, फ्री ट्रेड के ऊपर ये फोकस करता है कि कोई भी व्यक्ति ट्रेड करना चाहता है, व्यापार करना चाहता है, तो उसे पूरी आज़ादी होना चाहिए और राजा या सरकार इसमें दखल अंदाजी नहीं देना चाहिए। वो किसके साथ व्यापार करना चाहता है, किस कंट्री से व्यापार करना चाहता है, उसे पूरी आज़ादी होना चाहिए। तो फ्री ट्रेड। इंडिविजुअल फ्रीडम। जो लिबरलिज्म का कॉन्सेप्ट है वो इंडिविजुअल फ्रीडम के ऊपर बात करता है कि व्यक्ति अपने आप का स्वयं मालिक है और व्यक्ति क्या करना चाहता है, वो कौन सा पेशा अपनाना चाहता है, कौन सा व्यवसाय करना चाहता है, यह व्यक्ति के ऊपर छोड़ देना चाहिए। कई सारे विद्वानों का ये थॉट था कि व्यक्ति के ऊपर छोड़ देना चाहिए और राज्य को इसमें किसी तरीके का रोक टोक नहीं लगाना चाहिए। तो इंडिविजुअल फ्रीडम के ऊपर बात करता है। नंबर थर्ड, जो लिबरलिज्म का कॉन्सेप्ट है, जो मिडिल क्लास ने एक्सेप्ट किया था, वो प्राइवेट प्रॉपर्टी के ऊपर बात करता है कि अगर कोई शख्स प्राइवेट कंपनी खोलना चाहता है और प्रोडक्शन करना चाहता है, सेल करना चाहता है, तो उसे इसके लिए आज़ादी होना चाहिए और किसी तरीके का रोक टोक नहीं होना चाहिए। नंबर 4, नॉट रिस्ट्रिक्शन ऑफ स्टेट। यहाँ पे स्टेट का मतलब गवर्नमेंट से है, यहाँ पे स्टेट का मतलब राजा से है। व्यक्ति किस चीज़ का प्रोडक्शन कर रहा है, कब कर रहा है, कितना कर रहा है, किसके लिए कर रहा है, इसमें राजा का किसी तरीके का रिस्ट्रिक्शन नहीं होना चाहिए, किसी तरीके का रोक टोक नहीं होना चाहिए और व्यक्ति आज़ाद होना चाहिए। नंबर 4, कॉन्स्टिट्यूशन। रिप्रेजेंटेटिव। और लिबरलिज्म है वो चौथा कॉन्सेप्ट इस बात पे बल देता है कि देश के अंतर्गत कॉन्स्टिट्यूशन होना चाहिए, संविधान होना चाहिए और हर व्यक्ति संविधान के नज़रों में एक समान होना चाहिए और किसी को भी एक्स्ट्रा प्रिविलेज नहीं मिलना चाहिए, एक्स्ट्रा विशेष अधिकार नहीं मिलना चाहिए। और साथ ही साथ वो इस बात पे बल देता है कि देश के अंदर
रिप्रेजेंटेटिव सरकार होना चाहिए, यानी कि लोग जनता के द्वारा चुने जाएं और चुने जाने के बाद वो देश को चलाएं। तो लिबरलिज्म रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट के ऊपर बात कर रहा था, वो मोनार्की को एक्सेप्ट नहीं कर रहा था। नंबर 6, नंबर 5, जो लिबरलिज्म है वो इस बात पे भी बल देता है कि व्यक्ति को फ्रीडम ऑफ चॉइस होना चाहिए प्रोडक्शन में। वो किस चीज़ का प्रोडक्शन कर रहा है, कितना कर रहा है, किसको सेल कर रहा है, कितने मूल्य पे सेल कर रहा है, ये पूरा आज़ादी होना चाहिए। तो कहने का मतलब ये है कि जो न्यू मिडिल क्लास है वह इस आइडियोलॉजी को एक्सेप्ट किया और एक नया आंदोलन शुरू किया। कहाँ पे? फ्रांस के अंतर्गत। और वे चाहते थे कि फ्रांस के अंतर्गत रिपब्लिक गवर्नमेंट हो, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट हो और राजा को हटा दिया जाए ताकि वो पूरी तरीके से आज़ाद हो सकें। आप समझ रहे हैं? पूरी तरह से आज़ाद हो सकें। अब आगे बढ़ते हैं। यूनिवर्सल सफरेज एक कॉन्सेप्ट उभर के आया था जब राजा ने फ्रांस के अंतर्गत ये मान लिया था कि हाँ, कुछ छोटे छोटे प्रोविंसेस में इलेक्शन होगा। तो एक कॉन्सेप्ट उभर के आया था यूनिवर्सल सफरेज का। तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि यूनिवर्सल सफरेज का माने क्या है। यूनिवर्सल सफरेज का माने है देश के अंतर्गत व्यक्ति को वोट डालने का अधिकार प्राप्त होना, यूनिवर्सल सफरेज कहलाता है। ठीक है। और फ्रांस के अंतर्गत पहली बार इसका प्रयास 1791 में किया गया था, 1791 में किया गया था, जब किंग लुइस 16 ने यह डिक्लेरेशन किया था कि फ्रांस के अंतर्गत होने वाले इलेक्शन में हर वो शख्स जिसकी आयु 25 साल से ऊपर है और जिसके पास प्रॉपर्टी है उनको राइट टू वोट मिलेंगे। तो पहली बार 1791 में किया गया था। बाद में 1848 में 1848 में फ्रांस की सरकार ने, फ्रांस जब रिपब्लिक बना सेकेंड टाइम, तो सभी लोगों को, चाहे वो लैंडलेस हो, चाहे वो किसान हो, चाहे वो प्रॉपर्टी वाला हो, सभी को राइट टू वोट दे दिया था। लेकिन मैं एक अमेजिंग फैक्ट बताना चाहूँगा कि फ्रांस के आज़ादी के बाद फ्रांस में डेमोक्रेसी तो आ गया, रिपब्लिक तो आ गया, लेकिन वहाँ पे महिलाओं को इलेक्शन लड़ने का अधिकार नहीं था, महिलाओं को वोट डालने का अधिकार नहीं था। और तकरीबन 100 साल बाद जब फ्रांस के महिलाओं ने स्ट्रगल किया, संघर्ष किया और आवाज़ बुलंद किया, तो फ्रांस की गवर्नमेंट ने 1946 में 1946 में महिलाओं को भी राइट टू वोट दे दिया। यानी कि 1946 में महिलाओं को वोट डालने का अधिकार प्राप्त हुआ। कहाँ पे? फ्रांस के अंदर। अब आगे बढ़ते हैं। कस्टम बैरियर। कस्टम बैरियर, कस्टम बैरियर क्या है, इसके बारे में मैं आपको बताना चाहता हूं। 1800 जब नेपोलियन ने
फ्रांस को अपने हाथ में लिया था। फ्रांस जर्मनी को अपने हाथ में लिया था, और जर्मनी को अपने हाथ में लिया था 1813 में। 1813 में नेपोलियन ने जर्मनी को कब्जा कर लिया था और वहाँ पे उसको अपने शासन में एनेक्स कर लिया था, मिला लिया था। तो वहाँ पे जर्मन को 39 कन्फेडरेशन 39 कन्फेडरेशन में बांट दिया था। और मैं आपको बताऊं कि मिड 18 सेंचुरी के दौरान जर्मनी के अंतर्गत तकरीबन छोटे छोटे प्रांत थे, छोटे छोटे प्रोविंस थे। वो कई सारे राज्यों का संघ बना था, 39 संघों का, जिसमें 30 करेंसी चलता था। 30 करेंसी चलता था। और जो सामान को नापने वाला जो तरीका था वह भी बिल्कुल अलग था। सामान को नापने वाला तरीका भी अलग था, ठीक है। लेकिन मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि जर्मनी के अंतर्गत जब सामान दूसरे राज्यों में जाता था तो तकरीबन उसे 11 ट्रैफिक बैरियर से गुजरना पड़ता था। जर्मनी के जैसे सामान हम्सबर्ग से न्यूरेमबर्ग में गया, फ्रैंकफर्ट में गया, तो 11 ट्रैफिक बैरियर से उसे गुजरना पड़ता था, जिसमें उसे 5% टैक्स देना पड़ता था सामान पे, जिसके चलते सामान काफ़ी महंगी हो जाती थी। आप समझ रहे हैं, सामान काफ़ी महंगी हो जाती थी। तो अब मैं थोड़ा सा एग्जाम्पल देके बताना चाहता हूँ कि वहाँ पे सामान कैसे कहाँ कहाँ पे ये थोड़ा सा ध्यान दीजिए। हम्सबर्ग से न्यूरेमबर्ग में अलग अलग नापने वाला जो मेजर हुआ करता था, और उस समय जो नापने वाला मेजर था उसको इले बोलते थे। इले बोलते थे, नापने वाला जो इंस्ट्रूमेंट था उसको इले बोलते थे। और हम्सबर्ग से लेकर के न्यूरेमबर्ग में 11 टैक्स में 5% देना पड़ता था, ठीक है। अब आते हैं हम लोग कि जो मेजर था, नापने वाला जो चीज था, ये किस तरीके से था। तो फ्रैंकफर्ट में लिया गया कपड़ा 57.7 सेंटीमीटर, मेंज में 55.1 हो जाता था। न्यूरेमबर्ग, ये दिख रहा है, न्यूरेमबर्ग में 66.5 हो जाता था। और फ्राइबर्ग में 53.5 सेंटीमीटर हो जाता था। फिर से देखिए आप, उस जमाने में जो नापने वाला जो इंस्ट्रूमेंट था उसको इले बोलते थे, और फ्रैंकफर्ट से लिया गया कपड़ा 57.7% फ्रैंकफर्ट में होता था, जो मेज में 55.1 हो जाता था, न्यूरेमबर्ग में 65.5 हो जाता था, और फ्राइबर्ग में 53.5 हो जाता था। यानी कि हर जगह जो नापने का जो सिस्टम था वो अलग अलग था, जिसके चलते इक्वालिटी नहीं था, ये सारी चीज़ें इक्वल नहीं था। अब इसको ख़त्म करने के लिए 1834
थोड़ा सा एक बार आप लोग किताब देख लीजिएगा, 1832 या 34 है। इसके अंतर्गत प्रसा ने एक यूनियन बनाया जिसका नाम था जालवेराइन ये यूनियन बनाया, और यूनियन बना के जो तमाम तरह के जो कस्टम बैरियर लग रहे थे अलग अलग जगह पे, इसको ख़त्म किया गया। और जो 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 करेंसी था जर्मनी के अंतर्गत 30 करेंसी था अलग अलग जगहों पे, उसको भी इक्वल किया गया और 2 कर दिया गया, 2 कर दिया गया। तो इस तरीके से ट्रैफिक बैरियर के बारे में सवाल आता है तो आप आसानी से लिख सकते हैं कि जो है हम्सबर्ग से लेके न्यूरम्बर्ग तक 11 ट्रैफिक बैरियर लगता था, जिसमें 5% उनको देना पड़ता था, जिसको 1834 में, थोड़ा सा केयर कर लीजिएगा, 1832 या 34 है, इसमें जो है जालविन एक यूनियन बना के प्रसा के माध्यम से इसको ख़त्म किया गया और जो ट्रैफिक बैरियर को आसान बनाया गया। अब आगे बढ़ते हैं। न्यू कंजर्वेटिविज्म आफ्टर 1815, न्यू कंजर्वेटिविज्म आफ्टर 1815। अब आप समझिए कंजर्वेटिविज्म का माने क्या है। कंजर्वेटिविज्म को हिंदी में रूढ़िवाद कहते हैं, और अंग्रेजी का जो सिनेमस है उसके हिसाब से कंजर्वेटिविज्म को ऑर्थोडॉक्स कहते हैं। समझ रहे हैं। अब सवाल आता है कि न्यू कंजर्वेटिविज्म क्या है, तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि 1799 में नेपोलियन बोनापार्ट ने फ्रांस की सत्ता को अपने हाथ में ले लिया था, और हाथ में लेने के बाद कई सारे इतिहासकार का ये मानना है कि बाल्कन को छोड़ करके, बाल्कन के बारे में मैं आगे पढ़ाऊंगा, बाल्कन को छोड़ करके ऑलमोस्ट ऑल कंट्री ऑफ यूरोप को वो कनकर कर लिया था, जीत लिया था। तो कंजर्वेटिविज्म के ऊपर बताने से पहले थोड़ा सा मैं ये बताऊं कि नेपोलियन 1799 में आया और फ्रांस की गद्दी पे बैठा, और किन किन चीज़ों को जो है जीता था उसको थोड़ा असेंडिंग ऑर्डर में हम लोग समझ लेते हैं। 1799 में इटली को वो कनकर कर लिया था। कौन? नेपोलियन। आगे बढ़ते हैं। 1799 में इटली को कंकर कर लिया। उसके बाद 1797 में जिनेवा जो स्विट्जरलैंड में पड़ता है, उसका हिस्सा है, उसको कंकर कर लिया। अब आगे बढ़ते हैं। 1805 में ऑस्ट्रिया को कंकर कर लिया 1805 में। उसके बाद 1807 में प्रसा को वो कंकर कर लिया। उसके बाद 1808 में स्पेन को कंकर कर लिया। 1812 में रसिया को कंकर कर लिया, और 1813 में
1813 में जर्मन को कंकर कर लिया। तो आप देख सकते हैं कि नेपोलियन ने ऑलमोस्ट ऑल पार्ट को वो कंकर कर लिया था यूरोप के, और एक बड़े शक्तिशाली किंग के रूप में, इंपीरियर के रूप में फ्रांस के अंतर्गत उभरा था। अब आते हैं 1815 में क्या हुआ। तो प्रसा, ऑस्ट्रिया और ब्रिटेन, प्रसा, ऑस्ट्रिया, ब्रिटेन और रूस की सेना ने, प्रसा, ऑस्ट्रिया और रूस की सेना ने 1815 में बैटल ऑफ वाटरलू, बैटल ऑफ वाटरलू के युद्ध में जो नेपोलियन था उसको परास्त कर दिया, और परास्त करने के बाद एक संधि हुआ जिसको वियना ट्रीटी भी कहा जाता है, ट्रीटी ऑफ वियना कहा जाता है, जो 1815 में हुआ। और उसके बाद कई सारे अलग अलग कंट्री जिसको एनेक्स किया था नेपोलियन ने, उसको अलग किया गया। जैसे बेल्जियम को अलग किया गया, नीदरलैंड को अलग किया गया, और जो है कई सारे जो ऑस्ट्रिया है उसको अलग किया गया, सेक्सिनो उसको अलग किया गया, और कई सारे कंट्री विश्व के मैप में उभर करके सामने आए। अब आगे देखिए, 1815 में नेपोलियन के हारने के बाद जो वहाँ के लोग थे, वे लोग लोकतंत्र में अपनी आस्था व्यक्त नहीं किया, रिपब्लिक में आस्था व्यक्त नहीं किया। उनका मानना था कि नेपोलियन हार चुका है, और हारने के बाद वे चाहते थे कि डेमोक्रेसी न लाया जाए। वे लोग पुनः जो है वह राजशाही हुकूमत में आस्था व्यक्त किया, और उनका मानना था कि राजतंत्र ही एक ऐसा सिस्टम है जिसके माध्यम से कोई भी देश शक्तिशाली बन सकता है, कोई भी देश आगे बढ़ सकता है। तो उन लोगों ने नेपोलियन को हराने के बाद 1815 में बर्बन डायनेस्टी, बर्बन डायनेस्टी बर्बन डायनेस्टी जो 1792 में ख़त्म हुआ था, जो किंग लुइस 16 बर्बन डायनेस्टी का ही राजा था, दोबारा बर्बन डायनेस्टी से ही एक राजा को सिलेक्ट किया जाता है और उसे फ्रांस का राजा बना दिया जाता है। तो कहने का मतलब ये है कि ये जो कंजर्वेटिविज्म है वे पुराने संस्था में ही बिलीव करते हैं, जैसा कि मैंने बताया, और बर्बन डायनेस्टी को दोबारा से वहाँ पे जिंदा कर देते हैं, और दोबारा से 1815 में बर्बन डायनेस्टी को वहाँ पे सत्ता सौंप देते हैं। तो ये जो सत्ता को सौंपना, इसको कहा जाता है कंजर्वेटिविज्म। अब न्यू कंजर्वेटिविज्म का मतलब क्या है? न्यू कंजर्वेटिविज्म का मतलब ये हुआ कि किंग लुइस के ज़माने में जो सिस्टम था उस तरह का सिस्टम ये लोगों ने नहीं बनाया, कुछ सिस्टम में नयापन लाया, इसलिए इसको न्यू कंजर्वेटिविज्म कहा जाता है। अब सवाल आता है कि न्यू कंजर्वेटिविज्म जो है सत्ता में आने के बाद बहुत ही कड़ा रुख अपनाया, और वो शख्स जो राजा का आलोचना करता था उसको वो जेल में डालना शुरू किया, उसको टार्चर करना शुरू किया। उसके बाद जो है फ्रांस में प्रेस की आज़ादी के ऊपर सवाल उठना शुरू हुआ, जिसको बर्बन किंग ने सेंसरशिप लगा दिया था। बर्बन किंग ने सेंसरशिप लगाया था कि कोई भी शख्स जो अखबार में लिखना चाहता है, मीडिया में छापना चाहता है, उसे बिना राजा के अधिकारियों के अनुमति के वो नहीं छाप सकते हैं। तो इस तरीके से
ये जो बर्मन डायनेस्टी था वह आज़ादी पे कई सारा रोक लगाया। तो कहने का मतलब ये है, ये वीडियो काफ़ी लंबा हो रहा है और आज हम लोग यहीं तक जो है समाप्त करते हैं। अब अगले वीडियो में मैं ये बताऊंगा कि ये बर्मन डायनेस्टी 1830 में कैसे ख़त्म हुआ, फिर 1848 में फ्रांस में नेशन स्टेट कैसे बना। तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको मेरे लेक्चर से थोड़ा बहुत भी फ़ायदा हुआ हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो आज के लिए इतना ही, आज के लिए हम लोग रहने देते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो के लिए। जय हिंद।